नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे ताप पहुने की। द्वैधा पहुने ये अध्याय चल रहा है, उसमें ताप पहुने ये टॉपिक है। देखते हैं ताप पहुने क्या है। ऊपरी वायुमंडल में पहुने भी जो है धरातलीय पहुनों से भिन्न होती है। ऊपरी वायुमंडल में जो है पहुने जो होगी धरातलीय पहुनों से डिफरेंट तो होगी। प्राय भिन्न ऊंचाई वाले मेघ एक ही समय में विभिन्न दिशाओं की ओर चलते हैं। इसका कारण विभिन्न तलों की पहुने की भिन्न गति और भिन्न प्रवाह दिशा है। ऊंचाई के साथ वायु वेग प्रवणता को पवन कर्तन या पर अपरोपण कहते हैं। ऊंचाई के साथ वेग की जो प्रवणता है उसमें डिफरेंस आते रहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पवन कर्तन या अपरोपण कहते हैं। मुक्त वायुमंडल में पवन कर्तन की मात्रा वायु की ताप संरचना पर निर्भर करती है। ऊपरी पवन वास्तव में तापजन्य पहुने यानी कि ताप के द्वारा उत्पन्न होती है। ऊपरी जो पहुने हैं थर्मल वाइंड्स जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। किससे कहाँ तक चलती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर, जिस दिशा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। ताप पवनों की परतों की चौड़ाई उसके तापमान के अनुरूप होती हैं। कम चौड़ाई ठंडी पवन तथा अधिक चौड़ाई गर्म पवन की सूचक हैं। कम चौड़ाई होगी वो ठंडी पवन होगी और अधिक चौड़ाई होगी वो गर्म पवन की सूचक। यानी कम, देखो पास पास होगी, कम चौड़ाई उसकी कम होगी। अब पवन गर्म होगी तो क्या करेगी? फैलेगी हल्की होने के कारण, तो क्या होगी? चौड़ाई ज़्यादा होगी। उत्तरी गोलार्ध में ताप पवनें पश्चिम से पूर्व को बहती हैं। इनके बाईं यानी दूर की ओर ठंडी पवनें तथा दाईं ओर विषुवत रेखा की ओर गर्म पवनें होती हैं। अगला है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जेट धाराएं, जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, हम जेट धाराएं कहते हैं। इसको समझते हैं ये क्या है। सामान्य वायुमंडलीय परिसंचरण को अधिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में जेट स्ट्रीम यानी जेट प्रवाह का विशेष महत्व है। सौरमंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर तीव्र वेग से चलने वाली इन परिध्रुवीय पवन धाराओं की खोज ने मौसम विज्ञान में एक नए युग का सूत्रपात किया। याद रखिएगा, पूछा जा सकता कि जेट स्ट्रीम धाराएं चलती हैं कहाँ चलती हैं? सौरमंडल की ऊपरी परतों के मध्य चलती हैं। कहाँ से कहाँ की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इसको याद रखिएगा। जेट स्ट्रीम धाराएं कहाँ से कहाँ चलती हैं? सौरमंडल में चलती हैं, पूछ सकता है वो। और सौरमंडल में जो है सौरमंडल जिसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, परिवर्तन मंडल में चलती हैं, सौरमंडल में चलती हैं, वो भी उसकी ऊपरी परत पर, ठीक है। और किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। धरातल से 6000 मीटर से 12000 मीटर की ऊंचाई के मध्य दोनों गोलार्धों के चारों ओर 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिण अक्षांशों से ध्रुवों के निकट तक वर्ष भर चलने वाली इन पवन धाराओं की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमान चालकों द्वारा की गई थी। यानी जो बम बरसा रहे थे उनके द्वारा की गई थी। सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था उस समय B-29 बम वर्षक विमान द्वारा ऊंचाई पर जापान की ओर उड़ान भरने पर उन्हें प्रबल वेग वाली जो एक पवन धाराओं का सामना करना पड़ा था। B-29 करके एक विमान था जो बम की वर्षा कर रहा था, बम फेंक रहा था, यानी फाइटर प्लेन जिसे कह सकते हैं अपन, वो था। जब उसने उन जापान की ओर उड़ान भरी तो उसे एक प्रबल वेग से आने वाली एक पवन का सामना करना पड़ा उसको, ठीक है ना, जिसमें विमानों की गति में बाधा पड़ती थी। हवा का जब झोंका लगा या फिर हवा जब काटने लगी तो एक अवरोध उत्पन्न हुआ, किंतु वापसी उड़ानों पर उन्हें वेग में वृद्धि हो जाती, होता है ना अपन को। देखिएगा, हवा मान लेते हैं हम, हवा इस तरफ, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है, ठीक है ना, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगर लेकिन ये फाइटर प्लेन जो जाते समय क्या था? जाते समय ये चल रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जब इनका हवा का वेग तेज था तो इनको काटने में, इनको क्रॉस करने में अवरोध उत्पन्न हुआ, तो भाई चलने में कठिनाई तो होगी ना, सीधी सी बात है, होगी। लेकिन जब ये वापस आ रहे थे तो ये पवन की दिशा के समरूप चल रहे थे, यानी समानांतर चल रहे, तो इनको क्या मिली? वृद्धि हुई या आसानी हुई, और इनको चलने में आसानी हुई, क्योंकि ये वेग खुद ये इस फाइटर प्लेन को हवा जो है वेग दे रही थी, बल दे रहे थे, तो आसानी हुई, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हो गई। इस अप्रत्याशित अनुभव के कारण ही जिन वेग पवन धाराओं के अस्तित्व का पता चला उन्हें जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। स्टेलर के अनुसार जेट स्ट्रीम की तुलना हौज में बहती हुई एक ऐसी जल धारा से की जा सकती है जिसकी अधिकतम वेग की केंद्र रेखा अपेक्षाकृत मंद प्रवाह वाले जल की समकेंद्रीय वृत्तों से गिरी हुई हो।
कैंड्रियूट ने जेट स्ट्रीम शब्दावली का प्रयोग दोनों गोलार्धों की उच्च स्तरीय पश्चिम पवनों के बीच पाई जाने वाली शक्तिशाली वायुपेटी के लिए किया। किसने किया? कैंड्रियू ने किया। ठीक है ना, कैंड्रियू ने किया था। ठीक है। जेट स्ट्रीम के प्रमुख अनुसंधानकर्ता कौन थे? रोसबी के अनुसार, रोसबी क्या कहते हैं? रोसबी की बात करें, जेट स्ट्रीम प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर लहरदार प्रणाली से पूर्व की ओर विसर्पण करती हुई एक चौड़ी पवन सरिता है। रोसबी क्या कहते हैं? रोसबी कहते हैं कि जेट स्ट्रीम जो है प्रत्येक गोलार्ध के चारों ओर लहरदार प्रणाली से पूर्व की ओर विसर्पण यानी चलती हुई एक चौड़ी पवन जो है सरिता है। त्रिवार्ता क्या कहते हैं? त्रिवार्ता की बात भी सुन लेते हैं। त्रिवार्ता जेट स्ट्रीम को ऊपरी वायुमंडल में विद्यमान 320 किलोमीटर से 480 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रचंड वेग से बहने वाली पवन को संकरी पेटी बताया है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होती है? अग्रसर होती है या फिर चलती है। विश्व ऋतु वैज्ञानिक संगठन यानी WNO की बात करें तो जेट स्ट्रीम लगभग समानांतर चपटी एवं नलिका तुल्य धारा है जो सौर मंडल सीमा के निकट प्रभावित होती हैं। इसका अक्ष अधिकतम वेग की दिशा में होता है। इसका प्रमुख लक्षण केवल प्रचंड वायु का वेग ही नहीं है, अपितु अनुप्रस्थ वायु अपरूपण भी है। ठीक है। सामान्यतः जेट स्ट्रीम हजारों किलोमीटर लंबी, सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी और कई किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। इसकी दूरी के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम वायु वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जेट धारा की उत्पत्ति की तो संपूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई, किंतु उनकी क्रियाविधि के विवरण अवश्य मिलते हैं। प्रधान जेट धाराएं ग्लोब पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा के निकट लहरदार परिध्रुवीय माला के रूप में स्थित हैं। ये प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे तीव्र गति से चलती है। याद रखना, सोप सीमा पर चलती है, आपको पता है सोप सीमा आपके 18 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, धरातल से लेकर आप जो प्रथम लेयर में चलती है, प्रथम लेयर यानी कि बात करें तो यह 10 से 13 किलोमीटर तक ऊंचाई तक इसकी जो है स्पीड या फिर इसका जो वेग है, उसका जो बल है बड़ा ज़्यादा रहता है, तीव्र रहता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, संकीर्णता के कारण इन धाराओं में ऊर्ध्व व पार्श्व अपरूपण तीव्र होता है। ऊर्ध्व अपरूपण 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड प्रति किलोमीटर और पार्श्व अपरूपण जो होता है 5 मीटर प्रति सेकंड प्रति 100 किलोमीटर पाया जाता है। इन धाराओं में वायु की केंद्रीय गति 100 नॉट होती है, कभी कभी 200 नॉट तक पहुंच जाती है। जेट धाराएं मुख्यतः ताप हवाओं से उत्पन्न होती है। उनकी तीव्रता वायुमंडल के तापमान विपर्यास के समानुपाती होती है। निम्न सौर मंडल में विषुवत रेखा से दूर की ओर तापमान तेजी से घटता है तथा तापमान का अधिकतम विपर्यास 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट मिलता है। यही तीव्र जेट धाराएं चलती हैं। कहाँ, किस ओर चलती है तीव्र जेट धाराएं? कहाँ से कहाँ चलती? देखो 35 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश पर तीव्र चलती, तीव्र रूप से, याद रखिएगा। ठीक है ना। वाताग्री वायुदाबों में काफ़ी ऊंचाई तक तीव्र तापमान विपर्यास मिलता है। अतएव ध्रुवीय वाताग्र क्षेत्रों यानी 50 से 60 डिग्री उत्तर में भी तीव्र जेट धाराएं पाई जाती हैं। जेट धाराओं की विशेषताओं को देख लेते हैं। जेट धाराओं के क्रोड यानी 60 से 200 जो है नोट की गति से पहुंचने चलती है। जेट अक्ष से प्रत्येक वायु की गति तेजी से घटती है। दूरों की ओर 100 नोट से 160 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा की ओर 100 नोट प्रति 500 किलोमीटर दर से वायु की गति कम होती जाती है। जेट धाराओं का संबंध तीव्र तापमान विपर्यास है जो मध्य अक्षांशों में पश्चिम पवनों के क्षेत्र में पाया जाता है। सामान्यतः जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, किंतु कहीं कहीं धाराओं का आयाम बढ़ने के कारण ये रेखांशिक हो जाती है, यानी कुछ कुछ इधर उधर भी हो ही जाती है। तीव्र वायु अपरूपण के कारण कहीं कहीं जेट धाराओं के नीचे उछलन यानी बम्पिंग से युक्त विक्षुब्ध तरंगें पाई जाती है, जो विमानों को क्या करती है? क्षति पहुंचाती है। शीतकाल में जेट धाराएं अधिक तीव्र यानी 200 से 400 मील प्रति घंटा से चलती हैं। ग्रीष्मकाल से 100 से 200 मील प्रति घंटा, यानी इनका वेग शीतकाल में ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, जेट धाराओं का शीतकाल में ज़्यादा रहता है, क्योंकि चौड़ाई कम होती है तो वेग क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। जेट धाराओं की स्थिति मौसम के अनुसार बदलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये 35 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा शीत ऋतु में 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में चलती है। स्थिति के अनुसार बात करें, वायुमंडल में 4 जेट धाराएं हैं। बात करें 3 उत्तरी गोलार्ध में, 1 दक्षिण गोलार्ध में। ध्रुवीय सीमाग्र जेट की बात करें तो ये 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में बहती। इनकी स्थिति एक तीव्रता परिवर्तनशील होती है। अगली देखें, उपोष्णीय जेट यानी दोनों गोलार्धों में 25 से 35 डिग्री अक्षांशों में
परिध्रुवीय प्रवाह के रूप में बहती हैं। कहाँ से? दोनों गोलार्धों ऊर्जा उपास में स्थित यानी कि 25 से 35 डिग्री के मध्य आसपास। गर्मियों में 35 डिग्री अक्षांशों में तथा सर्दियों में 25 डिग्री अक्षांशों में बहती है। इनकी औसत गति 100 नॉट होती है। ध्रुवीय रात्रि जेट की बात करें, समताप मंडल की निचली परतों में बहती है। आर्कटिक जेट कनाडा तथा अलास्का में 8000 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। उत्तरी भारत में उपोष्ण जेट धाराएं अक्टूबर से मई के दौरान चलती हैं। पूर्व मानसून काल तथा उत्तर मानसून काल में, देखो उत्तर भारत में पूछा जा सकता है, जो उपोष्ण जेट धाराएं वो अक्टूबर से मई के मध्य चलती है, ठीक है ना। पूर्व मानसून काल तथा उत्तर मानसून काल में इनकी गति कम यानी 100 नॉट के लगभग होती है तथा शीतकाल में 100 नॉट तक पहुंच जाती है, यानी शीतकाल में ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। ग्रीष्मकालीन मानसून के आरंभ में जेट धारा उच्च अक्षांशों की ओर स्थानांतरण होकर भारतीय क्षेत्र से बाहर चली जाती है तथा मानसून प्राप्त होने पर स्थापित होती है। फरवरी में ये भारत में 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर स्थित होती है। मानसून काल में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास उच्च क्षोभ मंडल में उत्तरी पूर्व एशिया से तीव्र पूर्व हवाएं चलती है। क्षोभ मंडल में उत्तरी पूर्व एशिया से जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास पूर्व हवाएं, जो पूर्व से आने वाली पूर्व हवाएं, ठीक है ना। 13 से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर इन अक्षांशों में पूर्वी जेट चलती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में भारतीय प्रायद्वीप पर 19 से 20 डिग्री अक्षांश तक पूर्वी जेट धाराएं चलने लगती हैं। दक्षिणी पश्चिम मानसून के प्रभाव में पूर्व जेट बहुत परिवर्तनशील होती हैं तथा मानसून क्षीण होने पर समाप्त हो जाती हैं। जेट धाराओं तथा पश्चिम हवाओं का परिध्रुवीय प्रवाह मुख्यतः कटिबंध होता है, किंतु इसकी सीमाएं मौसम के साथ लहरदार तथा वृत्ताकार होती है। सौरमंडल में ऊंचाई तथा पछुआ पवनों में अत्यधिक लंबी वायुदाब कटक तथा द्रोणियां बन जाती हैं, जो विशाल लहरों जैसी लगती हैं। सबसे छोटी लहर भी 4000 मील लंबी तथा तरंग आयाम 550 मील होती है। इन जेट लहरों का प्रभाव धरातलीय मौसम व जलवायु पर अत्यधिक पड़ता है, ठीक है। अब आगे बात करें, जेट प्रवाह की गतिक लहरें धरातलीय वायुदाब तथा वायु संचार की कोशिकामय संरचना को प्रभावित करती हैं, ठीक है। उच्च स्तरीय पछुआ हवाओं में वायुदाब कटक तथा द्रोणियां बनती हैं, जो क्रमशः अभिसरण और अपसरण को जन्म देती है, ठीक है। अभिसरण अपसरण यानी एक तो सामने आना, एक विपरीत दिशा में जाना, ठीक है। फलतः धरातल के निकट उपोष्णीय उच्च दाब तथा उपध्रुवीय निम्न दाब कम उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार धरातलीय वायुदाब व्यवस्था मौसमी ताप से नियंत्रित न होकर उच्च वायुमंडलीय जेट धाराओं तथा पछुआ पवनों से नियंत्रित होती है। विषुवतरीय निम्न तथा ध्रुवीय उच्च दाब क्रम अवश्य ही ताप जन्य होते हैं। अगले वीडियो में